स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी बच्चे सिविल स्टूडेंट के हैं 5th सेमेस्टर में, उन सभी बच्चों के लिए जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा यूनिट वाइज, और साथ ही साथ जितने भी बच्चे 3rd सेमेस्टर के हैं उन सभी बच्चों के सब्जेक्ट को यहाँ पर भी कवर किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला लेक्चर है 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जो कि है हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 5th सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग, थर्ड है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ है हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और फिफ्थ है हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन सभी पांचों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगता है। हालांकि टफ है नहीं, तो मैक्सिमम बच्चों का यही कहना है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि नाम में बस थ्योरी है लेकिन जितने भी यूनिट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के सभी में न्यूमेरिकल है। तो सब मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टफ है। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे और बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो कुछ नहीं है, बस आपको IS कोड पढ़ना आना चाहिए। अगर IS कोड आपको पढ़ना आ गया तो आप वहीं से न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। जितना भी वैल्यू आपको लेना है IS कोड से ही लेना है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। अब बात कर लेते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल है बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है और 30 या 40% उसमें थ्योरी भी है। तो इरिगेशन भी बहुत ईजी है और हाईवे इंजीनियरिंग पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है हमारा, बस आप उसको याद कर लीजिए और आपका एग्जाम बहुत सही से चला जाएगा। और हम बात कर लेते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, तो वो भी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बस उसमें प्लस माइनस करना है और वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम पहले देख लेंगे कितना यूनिट पढ़ना है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपको यूनिट पढ़ना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं सबसे पहला यूनिट है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सबसे पहला यूनिट है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। बात कर लेते हैं दूसरा का। दूसरा यूनिट है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। थर्ड यूनिट है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में फिक्स्ड बीम। फोर्थ यूनिट है आपका कंटिन्यूअस बीम एंड फिफ्थ है आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर डायग्राम बोल सकते हैं, और सिक्स्थ है आपका कॉलम। तो ये 6 यूनिट है आपको जो कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो सबसे पहले चलिए इन सभी को मिटा देते हैं और हम स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहला यूनिट डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। देखिएगा ध्यान से, ये डायरेक्ट स्ट्रेस होता क्या है और ये कहाँ से आया है। तो आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में पढ़े होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन 4th सेमेस्टर में दोनों को अलग अलग पढ़े होंगे। इस बार 5th सेमेस्टर में इस दोनों को कंबाइंड करके पढ़ना है, दोनों को जोड़ कर पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस होता क्या है और ये आया कहाँ से। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोड कितने तरह का होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जहाँ पे लोड अप्लाई होता है उस लोड की वजह से क्या होगा, हमारे साथ स्ट्रेस होगा, और जहाँ पे स्ट्रेस होगा वहाँ पे स्ट्रेन होगा, मतलब डिफॉर्मेशन होगा उसके बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोड के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोड कितने तरह के होते हैं। तो बहुत बच्चे जानते होंगे कि लोड को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहला होता है हमारा डायरेक्ट लोड, दूसरा होता है हमारा इसेंट्रिक लोड। देखिएगा ध्यान से, बस नाम में ही टफ है लेकिन है बहुत इजी है, बहुत ही इजी ये सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। जिनका न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो हम सीरीज वाइज चलेंगे। तो चलिए डायरेक्ट लोड की हम बात कर लेते हैं। डायरेक्ट लोड होता क्या है, और डायरेक्ट लोड को दूसरा नाम बोला जाता है एक्सियल लोड, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और इसेंट्रिक लोड का दूसरा नाम होता है हमारा बेंडिंग लोड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट लोड और इसेंट्रिक लोड। इससे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो लोड अप्लाई होता है वो किस जगह अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है। तो आप जानते हुए हैं कि घर में जो भी हमारा कॉलम प्रोवाइड किया जाता है, कॉलम, बहुत बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे कि कॉलम क्या होता है। तो कॉलम होता है एनी वर्टिकल मेंबर इन स्ट्रक्चर। देखिएगा कोई भी वर्टिकल मेंबर होता है स्ट्रक्चर में उसको बोला जाता है कॉलम। अगर हम इसका 3D में डायग्राम बनाना चाहें तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से नज़र आता होगा 3D में।
तो ध्यान से देखिए, लोड को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो लोड अप्लाई होता है कहाँ पे अप्लाई होता है इस बिल्डिंग में। तो मेनली हमारा जो अप्लाई होता है लोड कॉलम पे अप्लाई होता है। तो ये कॉलम आपको कुछ 3D में आपको इस तरह से दिखाई देता है, जो वर्टिकल मेंबर होता है। और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो उसको बोलते हैं बीम। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी वर्टिकल मेंबर होता है उसको कॉलम और हॉरिजॉन्टल मेंबर को बीम बोला जाता है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कॉलम के बारे में। तो ये जो कॉलम का काम क्या है, यूज़ क्या है, तो सबसे पहला यूज़ होता है कैरी द लोड, कैरीज द लोड ऑफ बीम एंड रूफ स्लैब। मतलब कि सबसे पहला काम क्या होता है कॉलम का, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है। वो क्या होता है, छत का लोड और बीम का लोड, कॉलम से ऊपर बीम होता है, बीम का लोड और छत का लोड अपने ऊपर कैरी करता है, मतलब रेसिस्ट करता है। और रेसिस्ट करने के बाद क्या करता है, उस सभी लोड को, जैसे कि ऊपर से हमारा लोड आ रहा है, उन सभी लोड को ये कॉलम रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। और रोकने के बाद क्या करता है, जितने भी इसके फाउंडेशन के नीचे जितने भी सॉइल होते हैं, अंडरग्राउंड सॉइल या फिर सब सॉइल, उनको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये पहला हो गया कैरीज द लोड ऑफ बीम एंड रूफ स्लैब। और दूसरा कॉलम का क्या काम होता है, ट्रांसफ़र द लोड। दूसरा काम क्या होता है, ट्रांसफ़र द लोड टू ग्राउंड। ध्यान से देखिएगा, लोड कहाँ अप्लाई होता है हमारा स्ट्रक्चर में, तो कॉलम पे अप्लाई होता है। और ये कॉलम क्या होता है, लोड रेसिस्ट करता है बीम के लोड को और रूफ स्लैब के लोड को। और दूसरा क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है ग्राउंड में। ध्यान से देखिएगा, जो भी हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कॉलम स्ट्रक्चर में, तो ये क्या होता है, हमारा वर्टिकल होता है। कॉलम होता है हमारे स्ट्रक्चर में वो वर्टिकल होता है। और जो वर्टिकल कोई भी कॉलम होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसका लोड कैसा होता है, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक कंप्रेशन और दूसरा टेंशन। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी हमारा छत का लोड होता है ये दबाता है, ये ऊपर से प्रेस करता है कॉलम को नीचे की तरफ। ये कभी नहीं आप सुने होंगे कि छत का लोड ऊपर की तरफ खींच रहा है, कभी नहीं। तो याद रखिएगा, हमेशा हमारा क्या होता है, कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन मतलब कॉलम को, जैसे कॉलम को जब ऊपर से लोड पड़ेगा तो क्या करेगा, हल्का सा कंप्रेस कर देगा। कोई भी ऑब्जेक्ट में हम ऊपर से कंप्रेस करेंगे, ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे, तो उस बॉडी में क्या होगा, हल्का सा कंप्रेशन होगा, हल्का सा उसके स्ट्रेंथ के, उसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सेम उसी तरह बिल्डिंग में हमेशा कंप्रेशन होता है। तो कॉलम का दूसरा नाम होता है हमारा कंप्रेशन मेंबर। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, कंप्रेशन मेंबर। कभी भी कॉलम में टेंशन मेंबर कभी नहीं होता है, कभी भी टेंशन नहीं होता है, हमेशा होता है कंप्रेशन मेंबर। तो इसका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि कॉलम में किस तरह का टेंशन होता है, किस तरह का स्ट्रेस होता है, तो कंप्रेशन मेंबर। या फिर कॉलम को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, तो कंप्रेशन मेंबर बोल सकते हैं, या फिर वर्टिकल मेंबर बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यही था हमारा लोड। लोड कहाँ अप्लाई होता है, हमारा कॉलम पे। तो चलिए, ये तो हमारा क्लियर हो गया, कॉलम का जितना भी यूज़ क्या होता है, उसका नाम क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं लोड के बारे में। तो चलिए, कॉलम को अब हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लोड के बारे में। तो ये लोड क्या होता है, लोड के बारे में बात कर लिया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट लोड। डिटेल में समझिएगा गाइस इस चीज़ को, डायरेक्ट लोड होता क्या है। सबसे पहले उसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं 3D कॉलम का। जो कि हमारा 3D में कुछ इस तरह से नज़र आता है। देखिए, ये क्या है, जैसे कॉलम मान लीजिए वर्टिकल मेंबर 3D में है। अगर इसी डायग्राम को 2D में बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्टिकल मेंबर मतलब कॉलम। ये 2D में, ये 3D में। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट लोड की बात कर लेते हैं। तो कि इस कॉलम का कोई ना कोई एक्सिस तो ज़रूर होगा, ये एक्सिस होगा, एक्सिस या इसको बोल सकते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। उसी तरह इस कॉलम का भी कोई ना कोई एक्सिस होगा, या फिर सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी लोड इस कॉलम के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे एक्ट करे, एक्सिस पे अप्लाई हो, सेंट्रोइडल एक्सिस पे कोई भी लोड अप्लाई हो, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लोड या फिर एक्सियल लोड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे P अप्लाई कर रहा है इसके एक्सिस पे, तो इस तरह के लोड को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट लोड या फिर एक्सियल लोड। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन हम देख लेते हैं। और देखिएगा डेफिनेशन, द लोड विच एक्ट्स ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस। डायरेक्ट लोड का डेफिनेशन देखिएगा, द लोड विच एक्ट्स मतलब प्रभाव लगना, विच एक्ट्स ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ कॉलम।
यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सिस भी बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो द लोड विच एक्ट्स ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ कॉलम, दैट लोड इज कॉल्ड डायरेक्ट लोड। समझ गए? देखिए डायरेक्ट लोड, जो भी लोड आपके इस कॉलम के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे एक्ट करेगा, उस तरह के लोड को क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट लोड। और ये डायरेक्ट लोड का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सियल लोड। ध्यान से देखिएगा, ये एक्सियल कहाँ से आया? तो ये एक्सियल आपका आया इस बॉडी के एक्सिस से, कि मतलब ऐसा लोड जो बॉडी के एक्सिस पे लगे उसको हम डायरेक्ट लोड बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम होता है एक्सियल लोड। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, द लोड विच एक्ट्स ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ कॉलम, दैट लोड इज कॉल्ड डायरेक्ट लोड। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है गाइस, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए एक आपको चार्ट हम बताते हैं, आपको याद होगा 4th सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे चार्ट, जहाँ पे हमारा लोड अप्लाई होगा, जहाँ पे लोड होगा वहाँ पे क्या होगा? तनाव होगा, मतलब स्ट्रेस होगा। और जहाँ पे स्ट्रेस होगा वहाँ पे हमारा स्ट्रेन होगा। मतलब कि लोड हम इस मार्कर पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, इस लोड की वजह से इसके बॉडी में क्या होगा? अंदर से इसके तनाव पैदा होगा। इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका लेंथ छोटा होगा। और ये लेंथ छोटा क्यों हो रहा है? तो स्ट्रेन की वजह से। स्ट्रेन का डेफिनेशन आप लोग पता है, ये डिफॉर्मेशन मतलब बदलाव, बॉडी में बदलाव। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जहाँ पे लोड होगा वहाँ पे स्ट्रेस होगा, जहाँ पे स्ट्रेस होगा वहाँ पे स्ट्रेन होना ही होना है। तो चलिए आप 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? डायरेक्ट लोड बात कर रहे हैं। तो अगर इस बॉडी पे डायरेक्ट लोड अप्लाई हो रहा है तो लोड की वजह से क्या होगा? स्ट्रेस होगा। तो ये किस तरह का स्ट्रेस होगा? यहाँ पे डायरेक्ट लोड लग रहा है तो यहाँ पे किस तरह का स्ट्रेस होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में 4th सेमेस्टर में। डायरेक्ट स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा नॉट से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। चलिए इस बॉडी पे हम एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए कि इस बॉडी पे जो एक्सिस पे जो लोड लग रहा है वो क्या है? पी है। और चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस एक्सिस पे क्या लग रहा है? पी है, पी लोड है। और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है? कितने दूर, कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है? तो इस एरिया को हम देख लेते हैं, इसी एरिया पे एक्ट कर रहा है ना, टॉप पे। तो चलिए इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं डी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें दूसरे तरीके से तो P तो हमारा लोड वैसे ही रहेगा जो हमारा एक्ट कर रहा है, और दूसरा एरिया क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या एक्टर से रेक्टेंगल है तो B इंटू डी। तो ये क्या है हमारा? डायरेक्ट लोड हो गया। तो बस सिंपल सी बात है, ऐसा लोड जो किसी भी बॉडी के एक्सिस पे अप्लाई हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लोड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा हमारा इसेंट्रिक लोड या फिर बेंडिंग लोड। चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट लोड का इफेक्ट क्या करता है। डायरेक्ट लोड हमारे कॉलम पे क्या इफेक्ट करेगा? तो जब ध्यान से देखिएगा, कोई भी बॉडी के किसी भी बॉडी के एक्सिस पे अगर लोड लगाएंगे तो क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। जैसे ये मार्कर है, इसके एक्सिस में हम लोड कंप्रेस करते हैं दोनों तरफ से, तो क्या करेगा? बस इसको कंप्रेस करेगा, इसके लेंथ को छोटा करने का चाहेगा, मतलब इसके लेंथ में डिक्रीज होगा। तो हमारा क्या डायरेक्ट लोड का क्या काम होता है कि बस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करता है। तो चलिए ये तो था हमारा डायरेक्ट लोड का कंसेप्ट। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसेंट्रिक लोड। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं डायरेक्ट लोड के बारे में। अब हम दूसरा लोड बात करेंगे, इसेंट्रिक लोड। चलिए इसेंट्रिक लोड क्या होता है? इसेंट्रिक लोड, जब ध्यान से देखिएगा, ये बस नाम में ही टफ है, देखने में बहुत डरावना लग रहा है कि हाँ बहुत ही टफ इसका वर्ड है, बहुत टफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। इसेंट्रिक लोड के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं 2D या फिर 3D में। चलिए 2D में एक डायग्राम हम बना लेते हैं एक कॉलम का, ठीक है। और बात करते हैं अगर 3D में, तो 3D की बात कर लेते हैं हम। तो 3D में भी एक कॉलम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिएगा ध्यान से, इस बॉडी का कोई ना कोई एक्सिस होगा, इस बॉडी का, इसके बॉडी का भी कोई ना कोई एक्सिस जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर से अगर इसको मैच करते हैं तो इसका एक्सिस मिल जाएगा, यहाँ पे इसका एक्सिस जरूर कोई ना कोई होगा। तो ऐसा लोड जो किसी भी बॉडी के एक्सिस से दूर लगे, मतलब एक्सिस पे नहीं लगे, एक्सिस से कुछ दूर हट के लोड लगे उस बॉडी पे, उस तरह के लोड को क्या बोला जाता है? इसेंट्रिक लोड। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द लोड विच एक्ट्स away from axis of column। the load which acts away मतलब होता है दूर, मतलब हट के, दूर। फ्रॉम एक्सिस ऑफ कॉलम, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हमारा एक्सिस है, ये कॉलम का क्या है? एक्सिस है। अगर इस एक्सिस से हट के यहाँ पे लोड लग रहा है P, इस एक्सिस के कुछ दूरी पे यहाँ पे लोड लग रहा है, और इस दूरी को हम क्या बोल देते हैं? E।
देखिएगा ध्यान से, ऐसा लोड जो किसी भी बॉडी के एक्सिस से दूर लगे, मतलब हट के लगे, आइदर लेफ्ट साइड या फिर आइदर राइट साइड, मतलब राइट साइड में भी लग सकता है और लेफ्ट साइड में लग सकता है, लेकिन ये कभी भी एक्सिस पे नहीं लगेगा। एक्सिस पे लगता है तो ये कौन सा लोड हो जाएगा? डायरेक्ट लोड हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा एक्सिस से हट के थोड़ा दूरी पे लगता है, तो इस तरह के लोड को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक लोड। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ध्यान से देखिएगा, इसेंट्रिक लोड क्या होता है। अगर इसी का हम, ये क्या हमारा एलिवेशन है, अगर इसी का हम अगर प्लान बनाना चाहें, प्लान मतलब टॉप व्यू, तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। टॉप व्यू देखिएगा ध्यान से, ये क्या हमारा एक्सिस है, और यहाँ कहाँ पे हमारा लग रहा है लोड? P। यहाँ पे ऐसे लग रहा है, मतलब टॉप, ये टॉप है आपका प्लान है, यहाँ पे लग रहा है, और इसका दोनों का डिस्टेंस क्या है हमारा? E। मतलब इसेंट्रिसिटी। ये क्या है हमारा? लोड और एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। और जब आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके घर में इरेजर होगा, मिटाने वाला, जैसे पेंसिल से लिखते हैं उसको मिटाने के लिए एक रबर होता है, उस रबर को आप एक कॉर्नर से उसको प्रेस कीजिए। कॉर्नर से जब प्रेस करेंगे तो हमारा कुछ, अगर एज्यूम कर लेते हैं इस कॉलम को हम कॉर्नर से प्रेस करते हैं, यहाँ पे लोड लगा के इसको हम प्रेस करते हैं, तो ये हमारा क्या डायग्राम बनेगा? कुछ हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। कुछ हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। अगर हम इस कॉर्नर को प्रेस करते हैं दोनों तरफ से, तो हमारा कुछ डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा कंप्रेस, मतलब कंप्रेस हो जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है। मतलब एक तरफ से जब हम प्रेस कर रहे हैं किनारे से, तो क्या करेगा? ये कंप्रेस, इसका लेंथ छोटा होने का कोशिश करेगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा? इलोंगेट होगा, उसका लेंथ इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हो रहा है हमारा? ये इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब टेंशन हो गया, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया। तो आप घर पे भी एग्जांपल कर सकते हैं अगर। तो ये तो था हमारा इसेंट्रिक लोड, और इसका क्या इफेक्ट है, क्या असर डालता है कॉलम? तो इसेंट्रिक लोड का हमारे पास दो इफेक्ट है। इसेंट्रिक लोड क्या करता है? ये हमारा इसेंट्रिक लोड है, तो ये क्या करता है? ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट क्या करता है? एक तो कॉलम को या फिर ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी को कंप्रेस तो करता है, कंप्रेस कर रहा है मतलब दबा रहा है। दूसरा क्या करता है? उस बॉडी को तोड़ने का कोशिश करेगा, मतलब बेंडिंग करेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे कॉर्नर पे दबाए तो क्या कर रहा है? तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है कॉलम पे? एक तो कंप्रेस करेगा, और दूसरा हमारा उस कॉलम को तोड़ने का कोशिश करेगा। तो ये तो था हमारा इसेंट्रिक लोड, जो कि आप ध्यान से देख ही लिए होंगे इसेंट्रिक लोड का काम क्या होता है। और अब हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे इसेंट्रिक लोड होगा, या फिर इसेंट्रिक लोड का ही दूसरा नाम है हमारा बेंडिंग लोड। तो जहाँ पे लोड होगा वहाँ पे स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग लोड हो रहा है तो यहाँ पे किस तरह का स्ट्रेस आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो अब हम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है और ये फॉर्मूला क्या होता है। तब तक इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ पे हम दूसरा देख रहे हैं कि बेंडिंग लोड, इसेंट्रिक लोड का ही दूसरा नाम बेंडिंग लोड होता है। जहाँ पे लोड होता है वहाँ पे स्ट्रेस भी होता है। तो यहाँ पे किस तरह का लोड है? बेंडिंग लोड है। तो यहाँ पे क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे हम। तो जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? ये सिग्मा बी, ये होता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये आया कहाँ से है? तो हम आपको फार्मूला की बात करें तो डायरेक्ट हम फार्मूला आपको हम बोल सकते हैं, इसका फार्मूला होता है M/Z। लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये M/Z आया कहाँ से और ये M/Z का मतलब क्या है। तो चलिए सिंपली हम बात कर लेते हैं। M होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट और Z होता है हमारा सेक्शन मॉडुलस। ये Z को हम कैसे निकालेंगे? हालांकि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अब हम उसको उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे फ्लेक्सुरल इक्वेशन के बारे में, या फिर इसी को बोला जाता है बेंडिंग इक्वेशन। इसी को बोला जाता है बेंडिंग इक्वेशन। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे या फिर समझे होंगे। तो ये बेंडिंग इक्वेशन या फिर फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या होता है? तो ये M/I इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू E/R। देखिएगा ध्यान से, ये फ्लेक्सुरल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या बोलता है कि बेंडिंग इक्वेशन क्या है इसमें, यहाँ पे इसको ऊपर नीचे कर देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि M/I इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू E/R। तो M क्या है? हमारा बेंडिंग मूवमेंट है। I क्या है? इनर्शिया ऑफ बॉडी है। और सिग्मा बी क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस है। वाई क्या है? हमारा इसेंट्रिसिटी है, जो कि एक्सिस से कितने दूरी पर हमारा लोड अप्लाई कर रहा है। और E क्या है? हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और R क्या है? रेडियस ऑफ रप्चर है। जैसे कि
एक बीम है और इस पर लोड लगेगा, तो इस लोड की वजह से क्या करेगा, कुछ ना कुछ इसमें डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो उसी को बोला जाता है रेडियस। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास इस दोनों का कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कोई भी यूज़ नहीं है और ये हमारा रप्चर का भी, रेडियस का भी कोई यूज़ नहीं है। तो आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि कोई एक वैल्यू अगर हमें पता करना हो और 3 वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से पता है, तो किसी भी 2 इक्वेशन को हम इक्वल कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर अभी हम 2 इक्वेशन को अगर इक्वल करते हैं, तो अगर इस 2 इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमारा सिग्मा बी इंटू आई इज इक्वल टू एम इंटू वाई, ये आएगा हमारा। तो अगर हम सिग्मा बी, हमें क्या पता करना है, बेंडिंग स्ट्रेस पता करना है, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो सिग्मा बी को एक तरफ कर देंगे और ध्यान से देखिएगा, सिग्मा बी को एक तरफ कर देंगे और एम इंटू वाई अपॉन, अब क्या करेंगे, आई को नीचे भेज देंगे, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर वाई को हम नीचे भेज देते हैं तो कुछ हमारा एम अपॉन आई अपॉन वाई, कुछ हमारा इस तरह से बचेगा। और जब ये आई अपॉन वाई को जब ध्यान से देखिएगा, ये आई अपॉन वाई क्या होता है, इसी को बोला जाता है जेड, इसी को बोला जाता है सेक्शन मॉडुलस। तो अगर हम इसको एक और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या बचेगा, एम अपॉन जेड। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये फॉर्मूला बेंडिंग स्ट्रेस का कहाँ से आया। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला फ्लेक्सुरल इक्वेशन से या फिर बेंडिंग इक्वेशन से होकर आया। तो ये तो था हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला कहाँ से आया। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, लोड कितने तरह का होता है, फिर जो लोड जो अप्लाई होता है स्ट्रक्चर में वो कहाँ पर लोड अप्लाई होता है, तो कॉलम पर लोड अप्लाई होता है। थर्ड हम देखे थे कि कितने तरह का लोड होता है, तो डायरेक्ट लोड होता है और इसेंट्रिक लोड होता है। डायरेक्ट लोड को ही बोला जाता है एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड को ही बोला जाता है बेंडिंग लोड। और हम डिटेल में देखे थे डायरेक्ट लोड होता क्या है और ये डायरेक्ट लोड की वजह से किस तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो डायरेक्ट लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए थे, डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। और दूसरा हम देखे थे इसेंट्रिक लोड या फिर बेंडिंग लोड। तो इसेंट्रिक लोड क्या होता है, तो ऐसा लोड जो बॉडी के एक्सिस से दूर लगे, मतलब कुछ हट के लगे, तो उस तरह के लोड को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोड या फिर बेंडिंग लोड। अगर यहाँ पे बेंडिंग लोड की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे लोड होगा वहाँ पे स्ट्रेस भी होगा। तो यहाँ पे किस तरह का स्ट्रेस होगा, तो यहाँ पे होगा बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है वो भी हम देख चुके हैं, एम अपॉन जेड। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला फ्लेक्सुरल इक्वेशन या फिर बेंडिंग इक्वेशन से आया। और ये बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। और क्वेश्चन में हमारा ई अपॉन आर का कोई यूज़ नहीं है, तो हम किसी 2 इक्वेशन को इक्वल करके यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का हम फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अगला लेक्चर में गाइस हम देखेंगे कि ये जेड जो होता है सेक्शन मॉडुलस, ये हम कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, क्योंकि बस न्यूमेरिकल के लिए हमें क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट। तो हमें पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, हमारा मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। और जेड क्या होगा, हमारा सेक्शन मॉडुलस होगा। तो ये सेक्शन मॉडुलस का 4-5 हम डायग्राम देखेंगे और उसका हम सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे अगले लेक्चर में। तब तक जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को डिस्कस ज़रूर कीजिएगा और चैनल को इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।